हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज से हमने अपना टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया है 8:30। कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आई थी, मेल आई थी कि सर टाइमिंग को थोड़ा सा 1 घंटा बाद में रखिए। चलिए, आप सबकी फिजिबिलिटी के हिसाब से क्लास चलनी चाहिए, तभी इसका फ़ायदा है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो हमारा रेगुलर कोर्स अभी तक 7:30 हो रहा था, अब से वो कोर्स आपका 8:30 पे होगा। ठीक है, 8:30 शाम को डेली एमके लीगल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप अवेलेबल हो जाइए और हम लाइव इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे। अब तक अराउंड टोटल 7 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप ये लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस रखें, जिससे आपको इस डेली लाइव वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्लास शेड्यूल अवेलेबल हो जाता है। देखिए, ये तो हो गई एक बात कि आप क्या करेंगे, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, सो दैट कि वो भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। अब हम समझने वाले हैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था पिछले 2 वीडियो से, एडमिशन। देखिए, एडमिशन कहने को तो आप एक वीडियो में भी ख़त्म कर सकते हैं, एक ही वीडियो में भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। मैक्सिमम यूट्यूब पे आपको जो वीडियो मिलेंगे उन्होंने एक वीडियो में एडमिशन फिनिश कर दिया, बट मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे पाऊँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखेंगे ना, देखिए कभी भी सिर्फ प्री ओरिएंटेड तैयारी नहीं करनी है, प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन कभी नहीं करना, ऑलवेज मेंस ओरिएंटेड कीजिए। प्री तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट में जब जैसे एमपी या जो भी स्टेट अभी स्टेट जुडिशरी एग्जाम होंगे उससे 1 महीना पहले हम प्री के हिसाब से भी आपको रिवीजन कराएंगे, बट मेंस के एंगल से भी चलना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलना है। क्योंकि आजकल आप देखेंगे तो स्टेट जुडिशरी ने अपना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है क्वेश्चंस का, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है, जो आपका जो जुडिशियल इंटेलिजेंस है उसको चेक करने के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार कि आपको क्लास लगती कैसी है। चलते हैं आज के टॉपिक के साथ। अब तक के हमने 2 लेक्चर्स एडमिशन के कर चुके हैं, आज ये तीसरा लेक्चर है। कल से हम कन्फेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आज समय बच गया तो आज करेंगे, अदरवाइज फिर कल से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। सभी लोग आ गए हैं तो बड़ा अच्छा है, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखो सोनू, ऐसा है कि हम जो टाइमिंग चेंज हुआ है ना, ये एक्चुअली इसलिए हुआ है कि 7:30 के टाइम थोड़ा सा लोग बिजी रहते हैं उस टाइम मार्केट वगैरह में, तो मेरे पास जो सजेशंस आए थे इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, तो बता दीजिए कैसा लगा, क्योंकि मेरी जो रेगुलर गूगल मीट की क्लासेज हैं वो मेरी 5:30 से रहती हैं जनरली, और 5:30 से मैं अराउंड 7:15 तक वो क्लासेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ही मैं यूट्यूब पर आ पाता हूँ डेली। ठीक है, गूगल मीट में देखिए अभी हम वहाँ पे जो रेगुलर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम रेगुलर एक कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पे अराउंड अभी हम CRPC चल रहा है फ्रॉम द मेंस ओरिएंटेशन, की जो हरियाणा जुडिशरी में कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्री क्लियर हुआ है, तो उनका मेंस का प्रिपरेशन करा रहे हैं। और RJS में भी अच्छी उम्मीद है कि इन लोगों का मेंस हो जाएगा। वॉइस क्लैरिटी इज देयर, प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए अगर वॉइस अच्छे से आ रही है। ओके, शैल वी स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या समझा है। हमारा टॉपिक चल रहा था एडमिशन्स। एडमिशन्स में आपने क्या क्या समझा कि एडमिशन होता क्या, व्हाट इज़ एडमिशन। सेकेंड चीज़ हमने लास्ट वीडियो में बात की कि हु कैन एडमिट, हु कैन एडमिट। देखिए, पिछली क्लास का एक रिकैप जरूर करना चाहिए, रिवीजन होना बहुत ही कंपलसरी है। हमने कहा था कि स्टेटमेंट जो है ये इसका जीनस है। स्टेटमेंट क्या है, दिस इज जीनस, और उसी की एक स्पीसीज बन के आती है जिसे कहते हैं एडमिशन। एडमिशन देखिए एक तरह से एडमिट से बना है, यानी किसी बात को एडमिट कर लेना ही एडमिशन कहलाता है। और उसका एक सब स्पीसीज है एडमिशन का भी, जिसे कन्फेशन कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने एक स्टेटमेंट कही थी कि ऑल द कन्फेशंस आर द एडमिशंस बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। इसको अगर एक चार्ट बनाएं तो ये अगर आपका स्टेटमेंट्स हैं तो उसके अंदर ये जो है आपका एडमिशन है और इसमें ये इतना पार्ट आपका कन्फेशन है।
इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी एडमिशन की कल हमने सेक्शन 17 की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेक्शन 17 क्या करता है, इसको डिफाइन करता है। सेक्शन 18 टू सेक्शन 20 ये बताता है कि हु कैन एडमिशन कौन कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। और 21 से लेकर के 23 तक रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन की बात की गई है। रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन, ये तो हो गया बेयर एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं। और 24 से लेकर के 30 तक जो है आपका कन्फेशन है, दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एडमिशन। और 31 जो है एस्टोपल क्रिएट कराता है, जिसे हम एडमिशन के साथ पढ़ते हैं। इट्स अ वेरी जनरल ट्रेंड के लोग ऐसा मानते हैं कि एडमिशन सिर्फ आपका सिविल केसेस पे लागू होता है और कन्फेशन क्रिमिनल पे, जबकि ऐसा नहीं है। एडमिशन आपका दोनों जगह पे लागू होता है, ठीक है, सिविल पे भी होता है और क्रिमिनल पे भी होता है। अब हमने कहा था कि एडमिशन होते कितने टाइप के हैं, एक पिछला छोटा सा स्पीडी रिकैप करते हैं। एडमिशन हमने कहा कि एक आपके जुडिशियल एडमिशंस होते हैं, JA जुडिशियल एडमिशंस, और एक होते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस। जुडिशियल एडमिशन वो होते हैं जो कि कोर्ट में, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान किए जाते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आपने अपने फ्रेंड को कर दिया, डॉक्टर को कर दिया, पादरी को कर दिया, पंडित जी को कर दिया, भगवान को कर दिया। इवन अगर आप भगवान को भी कोई एडमिशन करते हैं, आप मंदिर में गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु मुझसे हो गया है एक गलती, क्या गलती हो गया है, आप सरेंडर कर दिए, तो वो भी आपका जो है वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पुजारी जी थे पीछे, उन्होंने सुन लिया, पुजारी जी थे उन्होंने सुन लिया, तो भी पुजारी जी का वहाँ पे एडमिशन किया, आपने एडमिशन किया वहाँ पे, वो यहाँ पे रिलीवेंट हो जाएगा। क्यों रिलीवेंट हो जाएगा? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट कहीं भी ये नहीं बताता है कि एडमिशन टू हूँ, किसको एडमिशन करना है, ये कहीं नहीं बताता है। ये बताता है कि हु विल एडमिट, बट टू हुम वी शुड एडमिट ये कहीं नहीं बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। यानी कि ये ऐसा नहीं कि नहीं बताया, जानबूझ के उन्होंने नहीं बताया गया। यहाँ पे नलिनी सिंह वाला केस हमने डिस्कस किया था, जो डॉक्टर को एडमिशन किया जाता है वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन होता है, ठीक है। इसकी एविडेंसरी वैल्यू की भी हम आज बात करने वाले हैं कि एविडेंसरी वैल्यू क्या है। लेकिन इस सबसे पहले बताइए कि एडमिशन्स क्यों रिलीवेंट होते हैं, वाई। अब आप कह रहे हैं कि जी एडमिशन तो रिलीवेंट होते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि एडमिशन रिलीवेंट होते हैं? देखिए, एडमिशन को आप कह रहे हो कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ही तो है, स्टेटमेंट की स्पीसीज है। अब ये स्टेटमेंट को अगर मैं डिवाइड करने लगूं तो ये डिवाइड कितने उसमें होती है, दो पार्ट में। एक होता है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक होती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स इनको बोल सकते हो आप, यानी कि जो ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं। और जो एक्सकल्पेटरी होती हैं वो आपकी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मैंने कहा कि मुझे आपके 5,000 रुपये देने हैं, ये मेरे लिए सेल्फ इनकल्पेटरी की मेरी लाइबिलिटी बढ़ाती है, ये मुझे देना पड़ेगा। ये कन्फेशन में भी यूज होती है। कन्फेशन में किसी ने कन्फेस किया कि मैंने उसको मारा है, ये क्या है, ये मेरे अगेंस्ट जा रही है। इट मीन्स सेल्फ इनकल्पेटरी का मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट विच गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, अगेंस्ट इंटरेस्ट जो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, इनकल्पेटरी। ओनली द इनकल्पेटरी स्टेटमेंट शुड बी क्या होनी चाहिए, आपकी रिलीवेंट होनी चाहिए। जो एक्सकल्पेटरी हैं वो रिलीवेंट नहीं होती हैं, बट एविडेंस एक्ट में इसकी भी एक्सेप्शन दी गई। जनरल रूल ये है, इट इज़ अ जनरल रूल कि ये रिलीवेंट नहीं होती हैं, बट इसकी एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 21 में हम पढ़ेंगे इन एक्सेप्शंस को। लेकिन जब कोई स्टेटमेंट आती है, मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट है जिसमें दोनों पार्ट है, कुछ पार्ट उसका इनकल्पेटरी है, कुछ उसका एक्सकल्पेटरी है। मुझे 5,000 देने हैं, 50,000 नहीं देने, 45,000 मेरे फेवर में, 5,000 मेरे अगेंस्ट, तो ये स्टेटमेंट दोनों है। इंग्लिश कॉमन लॉ में सिर्फ आपकी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स को लिया जाता है, बट इंडियन लॉ में, इन आवर इंडियन लीगल सिस्टम, फुल स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड, ठीक है।
इसके लिए केस है NK झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा केस है महिंद्रा वर्सेस सुशीला 1965। पहला केस 1966 का है, दूसरा 1965 का है। दोनों केसेस नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट को लेना है, ठीक है, तभी जाके आपकी बात सुनी जाएगी। अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो आपको अभी आगे काम आने वाला है। एक ऐसा एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। ए और बी के बीच में एक सूट फाइल होता है। ए सूट फाइल कर देता है किसके ऊपर? बी के ऊपर, फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। रिकवरी ऑफ रेंट। देखिए, एडमिशन इज जस्ट अ स्टेटमेंट। एडमिशन को अपने माइंड में बिठा लो कि एक स्टेटमेंट होती है। बी शाम को क्या करता है? इवनिंग में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ जाता है और वहाँ पे भाई वो क्या करते हैं, अपना दोस्तों में सिगरेट वगैरह पीते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, नीचे लिख के आता है ना, ठीक है। तो शाम को अपने दोस्तों में बैठता है, गप्पे सप्पे मारते हैं, और वहाँ पे बी क्या एडमिट करता है? पहला केस। फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि बी ने कहा कि कोई रेंट जो है ड्यू नहीं है, नॉट ड्यू, रेंट इज नॉट ड्यू। भाई ए तो इससे मांग ही रहा था। अब इसने क्या एडमिशन किया अपने फ्रेंड्स के सामने कि मेरे तो कोई रेंट ड्यू नहीं है। क्या इस एडमिशन को बी के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है? ये सेल्फ सर्विंग है। पहले ही कह रहा है वो, तो भाई मुकदमा ही आया है बी के ऊपर रेंट के लिए। बी तो पहले ही कह रहा है कि जी कोई रेंट ड्यू नहीं है। दोस्तों के सामने भी एडमिशन किया कि कोई रेंट ड्यू नहीं है। तो इन दिस केस इट विल नॉट बी रिलीवेंट। ये आपकी एक्सकल्पेटरी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हो गई। लेकिन यही बी क्या करता है? थोड़ा सा चढ़ाने के बाद वो फिर एकदम खो जाता है और वो क्या कहता है अपने दोस्तों को कि रेंट तो ड्यू है, रेंट ड्यू है, पर मैं दूंगा नहीं, पर मैं दूंगा नहीं। इन दिस केस ए इस एडमिशन को यूज कर सकता है अगेंस्ट बी। समझ रहे हैं आप? ए यूज कर सकता है बी के अगेंस्ट में कि इसने अपने दोस्तों को बोला था कि रेंट तो ड्यू है। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो सेल्फ हार्मिंग होती हैं वो आपकी एविडेंस में रिलीवेंट होती हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चिंता मत करें, आपको कंप्लीट हम समझेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट। वी विल डिस्कस द कंप्लीट एविडेंसरी वैल्यू। So if B stated in front of his friends that rent is due but I will not pay, I will see A, okay, that is self harming for the B and it is relevant against B by the A. A उसको relevant बना देगा, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा एक बार स्टेटमेंट किस टाइप की होते हैं उस टाइप की चीज़ें। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सेक्शन 17 को समझने से पहले एक बार में छोटा सा ये कहेंगे हु कैन एडमिट। इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि एडमिशन कौन कर सकता है। हमने कहा था कितने लोग कर सकते हैं? बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कितने कर सकते हैं। प्लीज़ स्टार्ट कीजिए कमेंट। ओके, गुड गुड, ठीक है। तो एडमिशन कौन कौन कर सकता है? पार्टी टू द सूट। पार्टी टू सूट लिखा है, कुछ और लिखा है? क्या वहाँ पे सूट लिखा है? मेरे शब्दों को समझिएगा। देखिए, मैं आपको ऐसी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको कुछ बताती हैं। पहले ही कहा आपने पार्टी टू सूट नहीं होता है, पार्टी टू प्रोसीडिंग होता है। सोनू देखो, यहाँ पे अगर आपने पार्टी टू सूट लिख दिया ना, मैं गलती बताता हूँ आपको क्या है। अगर आपने पार्टी टू सूट लिखा तो सूट हमेशा एक चीज़ याद रखना, सिविल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? सिविल नेचर का होता है। जबकि प्रोसीडिंग जो है आपकी सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकती हैं। एंड दिस इज द रीजन दैट एडमिशन इज रिलेवेंट इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस। छोटी सी बात है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। सेकंड कौन कर सकता है? सेकंड कहा कि एजेंट्स ऑथराइज्ड बाय द पार्टी टू मेक द एडमिशंस। थर्ड आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कुछ सुना सुना वर्ड है, हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने सीपीसी में पढ़ा था, ऑर्डर 1 के रूल 8 में, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। ठीक है, याद रखिए। देखिए, साथ साथ आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एविडेंस पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी। जिसने सीपीसी की क्लासेस मेरी ली होंगी, आई होप उसको इसमें डाउट नहीं होगा। 1 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया, एमसीक्यू में पूछा जाता है, यही बता रहा हूँ आपको। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ कौन कर सकता है? किसी का भी जिसका प्रोप्राइटरी या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो। पिक्यूनरी क्या होता है?
पिक्यूनरी इंटरेस्ट, आपको ध्यान होगा ना हमने एक टर्म यूज़ की थी सीपीसी में कि जहाँ पे हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी, याद आ रहा है? हमेशा जब भी कोई ऐसा वर्ड आता है, कोरिलेट योरसेल्फ विद अदर लॉ, द इंटरलिंकिंग इज मच रिक्वायर्ड इन द लॉ, बिकॉज इंटरलिंकिंग से आपको लॉ बहुत अच्छे से समझ में आता है। चलिए, तो जिसका प्रोप्राइटरी या पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, किनका होता है ये? हमने कहा कि पार्टी टू सूट, एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट, और जिससे ये इंटरेस्ट आता है, फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड, ठीक है, जिससे इंटरेस्ट डिराइव होता है। और सिक्स कौन होते हैं? सिक्स वो होते हैं थर्ड पर्सन, और सेवंथ भी आपका थर्ड पर्सन है, दोनों में थर्ड पर्सन है। यहाँ पे हुज पोजीशन नीड टू बी प्रूव, जो कि सूट की पार्टी नहीं है लेकिन उसकी पोजीशन प्रूव करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेसली रेफर्ड, घोड़े वाले से ने क्या कहा था? सी से पूछ लो। और जहाँ एक्सप्रेसली रेफर्ड होता है वहाँ क्या होता है? वो बाइंडिंग होता है उस व्यक्ति पर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर आ जाता है हमारे पास पार्टी टू सूट, पार्टी टू प्रोसीडिंग, मैं अभी पार्टी टू सूट बोल गया था। पार्टी टू प्रोसीडिंग मीन्स कोई पार्टी कौन हो सकती है? देखिए, सिविल केस होता है, एक आपका क्रिमिनल होता है। सिविल में कौन कौन पार्टी होते हैं? प्लेंटिफ होता है, एक आपका डिफेंडेंट होता है, वादी और प्रतिवादी। क्रिमिनल में कौन होते हैं? विक्टिम, एक पार्टी विक्टिम होती है जिसे स्टेट रिप्रेजेंट करता है, और सामने एक्यूज्ड होता है, ठीक है। एक्यूज्ड होता है डिफेंस काउंसिल की तरफ से, ठीक है। तो वहां डिफेंस काउंसिल उसको प्रेजेंट करता है और विक्टिम को स्टेट रिप्रेजेंट करता है। ये पार्टीज होती है। तो इनका आपस में रिलीवेंट हो सकता है, ये एडमिशन कर सकते हैं। इन कैटेगरी के बाहर कभी भी एडमिशन नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी एडमिशन कर देगा, इनसे बाहर एडमिशन नहीं हो सकता। बिकॉज हम इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या करते हैं? लीगल रिलीवेंसी को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? लीगल रिलीवेंसी को फॉलो करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब प्लेंटिफ भी पार्टी है, डिफेंडेंट भी पार्टी है। अब एक केस मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दीजिएगा कि प्लेंटिफ में P1, P2, P3, P4, P5, D1, D2, D3, D4, 4 ही मान लेते हैं, बहुत हो जाएगा। इन सब ने एक ज्वाइंट ट्रायल चलाया इनके खिलाफ, एक सूट फाइल कर दिया कंबाइन। और भाई ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज आपने पढ़ा है अच्छे से, ऑर्डर 2 अच्छे से पढ़ा है ना आपने, ऑर्डर 1 अच्छे से पढ़ा है, पार्टीज टू सूट। जब कभी भी सेम इंटरेस्ट होता है, सेम रिलीफ लेना होता है, तो ऐसे मल्टीपल प्लेंटिफ और मल्टीपल डिफेंडेंट हो सकते हैं। अब आती है बात कि ये P4 जो है, ये कोई एडमिशन करता है अगेंस्ट P1, किसके? P1 के। तो क्या वो एडमिशन एडमिसिबल होगा, रिलीवेंट होगा? एडमिसिबल पे नहीं जाना है, सबसे पहले रिलीवेंसी पे जाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप इंडियन एविडेंस एक्ट में होता है रिलीवेंसी को प्रूव करना। तो बताइए क्या वो होगा? कमेंट में बताइए। यानी कि को प्लेंटिफ का जो एडमिशन है, क्या उसे रिलीवेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बताइए। सेम को डिफेंडेंट का भी मैं अगर कहूं तो, यानी कि एक को डिफेंडेंट का दूसरे को डिफेंडेंट के लिए, एक को प्लेंटिफ का दूसरे को प्लेंटिफ के लिए क्या रिलीवेंट हो सकता है? तो क्या वो एडमिशन कर सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि पार्टी टू प्रोसीडिंग कर सकते, ये भी तो पार्टी है, ये भी पार्टी है, सभी पार्टी तो है। रिमेंबर माय डियर लीगल एस्पिरेंट्स, ये नहीं होगा, ठीक है। कभी भी को प्लेंटिफ का या को डिफेंडेंट का आपस में रिलीवेंट नहीं होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। इस पे और गहरा डिस्कशन करेंगे हम, चिंता ना करें। तो यहाँ तक तो देखो हमने कल की क्लास का पूरा रिवीजन कर लिया है। एडमिशन क्या होता है, कौन कर सकता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप सेक्शन 17 खोलें।
सेक्शन 17 का मैं एक छोटा सा पोस्टमार्टम आपके सामने कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में इजी आएगा। आप इस क्लास का PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन यार अब आप क्लास शेयर नहीं करते हो किसी अपने दोस्तों के साथ। सही कहा किसी ने, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ मिलता है ना तो उसकी कदर नहीं हो पाती है। ऐसा ही कुछ है क्या? या यहाँ भी क्या किया जाए, एक प्राइस टैग लगा दिया जाए तभी लोग देखेंगे। सर यूट्यूब पे हो तो प्राइस तो मांगते ही होगे। अरे यार प्राइस देगा तो यूट्यूब देगा आप लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बट शायद फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले सेक्शन 17 अपना बेयर एक्ट में निकाल लीजिए। फिर से एक बार आज सेक्शन 17 को हम थोड़ा सा देखेंगे। आज की क्लास में आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। पहले वाले में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। सेक्शन 17 को अगर आप देखेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 पार्ट में इसका डिवीजन यहाँ पे है। कैसे कैसे है देखिए। ये सबसे पहला जो पार्ट है ये डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है? एडमिशन को, कि एडमिशन है क्या, यानी कि डेफिनेशन देता है। और ये कहता है कि जी ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, या ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में भी हो सकती है। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सेक्शन 17 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऐड किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लिखा है वहाँ पे, इसको IT एक्ट 2000 में ऐड किया गया था। आपको ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है ना कि भाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वर्ड जो है किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, कब ऐड किया? तो IT एक्ट जो 2000 का था उससे यहाँ पे इसको इंसर्ट किया गया था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देता है। दूसरी चीज़ क्या कहता है, पढ़िए लैंग्वेज को। एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ये एडमिशन है, ये क्या करता है? ये सजेस्ट करता है एनी इन्फेरेंस। इन्फेरेंस क्या होता है? कोई अनुमान लगाना, कोई अनुमान लगाना, कि आपने अनुमान लगा लिया कि ऐसा हो सकता है, जो किसी सिचुएशन का अनुमान लगाया जा सकता है। टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट, किससे रिलेटेड? किसी रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू से रिलेटेड। एंड विच इज मेड बाई, देखिए अब एंड पे आगे ब्रैकेट लगाइए और एंड से आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, विच इज मेड बाई एनी ऑफ द पर्सन। इसीलिए मैंने आपको पूरे सारे बंदे बताए थे जो हमने 1 to 7 तक जो कैटेगरी अभी अभी हमने यहाँ पे अपनी कवर की हैं, वही लोग एडमिशन कर सकते हैं। उसी एडमिशन को एविडेंस एक्ट एलिमेंट मानेगा। ये सेक्शन 17 बता रहा है कि एडमिशन कौन कर सकता है, यही लोग कर सकते हैं। रिलेवेंसी नहीं बता रहा है, वो एडमिशन कौन कर सकता है ये बता रहा है। एंड अंडर द सर्कमस्टांसिस हेयर इन आफ्टर मैंसन, और साथ में कौन सी सर्कमस्टांसिस होंगी? तो 21 से लेकर के 23 तक, और इंक्लूडिंग 24 to 30। ये कन्फेशन मैंने अलग इसलिए लिख दिया कि ये कन्फेशन का, अदरवाइज 21 से 30 तक सारी सर्कमस्टांसिस को ये बताता है। ठीक है, तो ये आपका एक एडमिशन का सेक्शन 17 था। हर सेक्शन का रिवीजन बार बार इसीलिए कराया जा रहा है सो दैट कि आपको वो चीज़ें अच्छे से मेमोराइज हो सकें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? अब हम जल्दी जल्दी से अपना बात करते हैं। सेक्शन 18 हमने कहा था पार्टी टू सूट की प्रोसीडिंग्स। ठीक है, उसके बाद उनके एजेंट्स, उसके बाद इसका पिक्यूनरी या फिर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होता है, और जिससे वो इंटरेस्ट ड्राइव होता है। फ्रॉम होम इंटरेस्ट ड्राइव। ठीक है, या कोई और भी है? कोई छूट गया? बिल्कुल छूट गया। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट हैं। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, ये 5 ऐसे बंदे हैं जो एडमिशन कर सकते हैं अंडर सेक्शन 18। पार्टी की मैंने आपको बता दिया, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट के पॉइंट को अपने बेयर एक्ट में लिख लें। को प्लेंटिफ और को डिफेंडेंट के, प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और डिफेंडेंट का प्लेंटिफ के अगेंस्ट में हो सकता है।
अदरवाइज नहीं हो सकता। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पर नोट डाउन करा देता हूँ, एक स्टेटमेंट, फिर मैं भूल जाता हूँ यार, कभी कभी चीज़ें ना सोच के कई चीज़ें आते हैं लेकिन कई चीज़ें भूल जाते हैं। अपने सेक्शन 17 के ऊपर एक लाइन लिख लीजिए, एडमिशंस आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नॉट द लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, लॉ नहीं है। ये आप है प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, 18 हो गया हमारा, कौन कर सकता है। अब 19 कह रहा है कि जिसकी पोजीशन, हुज पोजीशन नीड टू बी प्रूव्ड, और 20 कह रहा है जहाँ पे एक्सप्रेसली रेफर्ड है। एक्सप्रेसली रेफर्ड में एक ही बात आपको याद रखनी है कि उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। ए ने बी से कहा कि घोड़े के बारे में तुम्हें कौन बताएगा, सी के पास जाओ वो बताएगा। सी ने कहा कि वो तो जी अनसाउंड माइंड है। अब बी जाता है इसके पास वापस कि यार तुम तो कह रहे थे सी से पूछ लो, तुम्हारा घोड़ा तो अनसाउंड माइंड बता रहा। सी ए कह रहा कि वो तो झूठ बोल रहा है। ए ऐसा नहीं कह सकता। इसका जो एडमिशन है यहाँ पे बाइंडिंग इफेक्ट देगा। कैसा इफेक्ट देगा, बाइंडिंग इफेक्ट। सेक्शन 20 बस इतना सा आप याद रखें। तो यहाँ तक तो देखो हमने सेक्शन 17 से लेकर के अब तक की टोटल क्लासेज में और अप टू 20 क्या कवर कर लिया है कि एडमिशन का डेफिनेशन और हु कैन डू एडमिशन, हु कैन एडमिट, ये हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बात कह रहा है रिलीवेंसी की, रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन। अब रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन क्या बताया जाता है, रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन बताता है आपको सेक्शन 21 से लेके 23 तक। सबसे पहला स्टेप आपके लिए क्या है, अगर आपको कोई एडमिशन कोर्ट में आप देना चाहते हो कि ये एडमिशन है भाई, चाहे वो जुडिशियल एडमिशन हो या एक्स्ट्रा जुडिशियल हो, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि इट इज़ रिलीवेंट। रिलीवेंसी कहाँ से कहाँ प्रूव करनी है, पहले तो आप बताएंगे कि वो एडमिशन रिलीवेंट होने लायक है कि नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट उस एडमिशन को अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो 17 से लेके 20 तक आप ये देखेंगे कि एडमिशन की डेफिनेशन में आ रहा है, किसके द्वारा किया गया है। ठीक है जी, एडमिशन तो सही है। अब उसको रिलीवेंट साबित करना, तो स्टेप 1 जो है आपका 21 से 23 रिलीवेंट करेंगे। रिलीवेंट होने के बाद स्टेप 2 है कि वो एडमिसिबल होना चाहिए। एडमिसिबल होने के लिए क्या चाहिए, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू। सो इसके बाद हम एविडेंशियरी वैल्यू डिस्कस करेंगे, यानी कि ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन एंड एविडेंशियरी वैल्यू। सबसे पहले रिलीवेंसी के लिए आ जाते हैं। डायरेक्ट ओपन रखिए अपना सेक्शन 21 खोलिए। ठीक है, सेक्शन 21 को आज हम बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए सेक्शन 21 आई होप आप सबने खोल लिया होगा। सेक्शन 21 को पढ़ते हैं क्या कहता है। सेक्शन 21 सेज दैट प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट पर्सन्स मेकिंग देम एंड बाय योर ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, यानी कि एडमिशंस का प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग देम, बना जिसने एडमिशन किया है उसके खिलाफ या उसके बिहाफ पे कौन कर सकता है, ऑन देयर बिहाफ उनके एजेंट कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो सारी की सारी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ताकि ये सेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए। 21, 22, 23 तीनों के तीनों सेक्शन, 22A भी उसका पार्ट बन जाता है। ये सेक्शंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर इनको समझना है तो पहले आपको 17 to 20 को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेक्शन 21 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सेक्शन आपको बताएगा, सेक्शन 21 की जो एडमिशंस हैं वो रिलीवेंट हैं कि नहीं है। आपसे एक MCQ पूछा जा सकता है, नोट डाउन। जहाँ मैं MCQ बताता हूँ प्लीज़ MCQ नोट कीजिए। जहाँ आपको मेंस का कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो मेंस का वो क्वेश्चन वहाँ पे नोट कर लीजिए। MCQ क्या बन सकता है, आपसे पूछा गया कि एडमिशन इज रिलीवेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो एडमिशन है, एडमिशंस आर रिलीवेंट अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और आपके सामने दे दिया 18, 19, 20, 21। तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट में आपका आंसर क्या होगा। नहीं, रॉन्ग आंसर। चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा 21।
लैंग्वेज पे आइए। सेक्शन 21 सेज दैट एडमिशंस आर रिलीवेंट। सबसे पहली लाइन देखिए क्या बता रही है, एडमिशंस रिलीवेंट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो यही होगा कि एडमिशंस की रिलीवेंसी। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन। एंड दैट मे बी प्रूव्ड, दैट मे बी प्रूव्ड किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट, पर्सन मेकिंग इट, जो व्यक्ति इसको कर रहा है, या फिर उसका हिज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इन इंटरेस्ट, उसके रिप्रेजेंटेटिव के उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि अगेंस्ट होना चाहिए, सेल्फ इनकल्पेटरी होनी चाहिए। इनकल्पेटरी नेचर का होगा तभी होगा। अब देखिए एडमिशंस आर रिलीवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट। यानी कि इसने फर्स्ट पार्ट में क्या कह दिया, एक जनरल रूल कह दिया यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में एक जनरल रूल यहां बता दिया कि भाई जो आपके सेल्फ इनकल्पेटरी हैं, जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स हैं, उन्हीं को हम रिलीवेंट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। यानी कि जिससे आपको बेनिफिट मिलता हो ऐसे एडमिशन को हम नहीं मानेंगे। तो ये जनरल रूल हो गया कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट ही जो है रिलीवेंट होंगी। अब सेकंड पार्ट किसके बारे में बात कर रहा है, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स। और ये कह रहा है कि दीज आर नॉट रिलीवेंट, नॉट रिलीवेंट। आगे पढ़िए, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ, यानी कि या तो पार्टी के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा या किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केस। यानी कि जनरली तो भाई रिलीवेंट नहीं होंगी, लेकिन साथ ही साथ एक एक्सेप्शन दे दिया। क्या दे दिया, एक्सेप्शन। कितनी एक्सेप्शन है, अब मेंस का एक क्वेश्चन लिखिए। मेंस में क्वेश्चन लिखिए, दैट डिस्क्राइब द कंडीशंस व्हेन द सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिलेवेंट एज एन एडमिशन, इलुस्ट्रेट विद द केस लॉज, सपोर्ट योर स्टेटमेंट। इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो टोटल कितनी यहाँ पे, 3 टोटल ग्राउंड से आपके लिए बनते हैं, 3 एक्सेप्शंस यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इन तीनों एक्सेप्शंस को समझिएगा। सबसे पहली एक्सेप्शन आती है आपकी सेक्शन 32 में। हम ऐसा मानते हैं कि यदि वो बंदा मर गया हो, ही वुड बी डेड, दैट उसका एडमिशन वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अंडर सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे रिलेवेंट हो जाएगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, जब आपका स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स को कंडक्ट के साथ में मिला के ये देखा जाए कि वहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, यानी कि सेक्शन 14 प्लस सेक्शन 8 कर दिया जाए। ठीक है, और तीसरा ये है कि जब आपकी स्टेटमेंट तो रिलीवेंट है, स्टेटमेंट रिलीवेंट है पर नॉट एज एन एडमिशन, एक एडमिशन के तौर पे नहीं है। तीनों एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एन एडमिशन, या फिर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडीली फीलिंग्स को कंडक्ट के साथ में मिला के देखें, या जहां पे आपका जो एडमिशन है वो सेक्शन 32 में रिलेवेंट हो सकता था। ठीक है, अब इनको एक एक करके समझते हैं। मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ रिमेंबर दीज। देयर आर द टोटल 3 कंडीशंस व्हेन एडमिशन कैन बी रिलेवेंट फॉर द सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स आल्सो। सो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लें तीनों को। ठीक है, तो रूल ऑफ रिलीवेंसी कहाँ पे है, सेक्शन 21 में एडमिशन के लिए। चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए और आपकी एक एक चीज़ को यहाँ समझते हुए चलेंगे। जो हमारी एक्सेप्शन 1 है, एक्सेप्शन 1 क्या कहती है,
सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन। आप बोलेंगे डाइंग डिक्लेरेशन, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्शन 32 हम अच्छे से कवर करेंगे। डाइंग डिक्लेरेशन होती है कि मरने से पहले व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दी है, तो उसको आप कोर्ट तो बुला नहीं सकते, ऊपर वाला तो भाई सम्मन भेजोगे तो भी नहीं आएगा, सम्मन लेके जाएगा कौन, पहली बात तो यार वारंट लेके कौन जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं बुलाया जा सकता, जो मर गया है, वो हु इज़ नो मोर, हिज स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन। इस टॉपिक पर डिटेल में हम वहाँ चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ की बातें हम कर लेते हैं। सबसे पहले जाने से पहले, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है डायरेक्ट में, अभी पहले आपको पढ़ना है इलुस्ट्रेशन नंबर बी। इलुस्ट्रेशन बी पर आइए, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग बना के देखते हैं। आज ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है मेरी, बट मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कुछ होता है ना जहाज़ में। अभी यहाँ पे खड़ा कर देते हैं कैप्टन साहब को, ये कैप्टन साहब खड़े हैं, ठीक है, और ये अपने जहाज़ को चला रहे थे, और यहाँ जहाज़ के सामने आ गई एक पहाड़ी, और जहाज़ क्या हो गया, टूट गया। पानी को येलो ब्लू कर देते हैं, ये आपका पानी था। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इससे मैं आपको कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इलुस्ट्रेशन बी का कहता है, ए द कैप्टन ऑफ शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे। एविडेंस इज गिवन टू शो दैट शिप वॉज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। ए प्रोड्यूस अ बुक kept by him in ordinary course of his business, showing observation alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead. Condition समझिए यहाँ पे, if he were dead under section 32 clause 2. section 32 का clause 2, section 32 का clause 2 जो कि कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है, रीड विद सेक्शन 60। इसीलिए मैंने आपको पहले स्पेसिफिक रिलेवेंसी पढ़ाई थी, उसके बाद हम यहाँ आए थे। अब इस चीज़ को देखिए, समझते हैं अच्छे से। ए जो है ये कैप्टन है, और ये जब अब सी में जाता है तो रेगुलरली एक डायरी मेंटेन करता है, एक बुक मेंटेन करता है, और जहाँ पे ये रेगुलर एंट्रीज करता है कि अभी शिप की पोजीशन ये है P1, जो भी नॉटिकल माइल्स या जैसे भी लिखते हैं, P2 पोजीशन ये है, P3 पोजीशन ये है, P4 पोजीशन ये है, नॉर्थ ईस्ट 32 डिग्री, वट एवर नॉटिकल माइल्स जो वो लिखते हैं, ऐसे वो लिखता है कि 10 बजे जहाज़ इतना था, 12 बजे इतना था, 1 बजे, एक प्रॉपर इंटरवल के बाद ऐसे लिखा जाता है। अब ये जहाज़ जो है एक पहाड़ी से टकरा जाता है और जहाज़ टूट जाता है। जहाज़ क्या हो गया, टूट गया। अब जो ऑनर है, ऑनर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में केस हो गया। ऑनर ने केस किया किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, कि मेरा जहाज़ टूट गया, मुझे इंश्योरेंस दो, एक्सीडेंट हो गया है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या क्लेम कर रही है ऑनर पे, कि जो जहाज़ है इसको इसके नॉर्मल कोर्स से बाहर ले जाया गया, ठीक है, यानी कि जहाज़ को जो जिस तरह से चलाया जाना वैसे नहीं चला, जानबूझकर ए ने इसको ठोक दिया। कैप्टन की गलती है सारी, भाई कैप्टन की गलती है। यहाँ पे कैप्टन को पकड़ो। कैप्टन बेचारा बोल रहा है कि नहीं जनाब मैं तो सही चला रहा था। अब आप चाहे वो देख लो, मैंने एक बुक में लिखा है सारा कहाँ कहाँ चला रहा था। तो आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट गिवन बाय कैप्टन ए दैट ही हैज़ मेड एंट्री इन अ बुक इज सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग। ए के ऊपर तो आरोप लगाया कि तुमने जानबूझ के ठोक दिया जहाज को। अब वो कह रहा है कि जनाब मैंने तो लिखा, देखो मेरी डायरी में सब कुछ लिखा गया, जो डायरी हम मेंटेन करते हैं, बट दैट शुड बी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो कोर्ट यहाँ पे क्या देखेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेगा, सेक्शन 21 के एक्सेप्शन 1 को पढ़ेगा। अब देखिए एक्सेप्शन 1 पढ़िए। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रिलेवेंट बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर द सेक्शन 32। अब थर्ड पर्सन कौन हो गए, देखिए यहाँ पे ऑनर हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गई। ये थर्ड पर्सन है कि नहीं है, इनके बीच में वो रिलीवेंट हो जाता, कहाँ हो जाता, अंडर सेक्शन 32, जब कोई काम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा हो। कैप्टन को थोड़ी पता था कि पहाड़ी में लगने वाला है, वो तो डायरी बनाता जा रहा था। इट इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये आज टकराया है, इससे पहले भी तो डायरी मेंटेन होती थी। जनरली आपने देखा होगा ट्रेन्स में, एयरक्राफ्ट्स में, सब जगह पे ना एक डायरी मेंटेन होता है कि किसी का आना जाना कैसे है।
तो उसको जब मेंटेन किया गया है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो इस डायरी में जो ये एडमिशन किया है डॉक्यूमेंट्री एडमिशन है। क्या है? डॉक्यूमेंट्री एडमिशन, कि इतने बजकर इतने मिनट पे तो जहाज इस दिशा में चल रहा था, अचानक तूफान आया, जहाज ने डायरेक्शन बदली, पहाड़ी में टूट गया, मैं क्या करूं? तो ये रिलेवेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 32 सब क्लोज 2। सेक्शन 32 में टोटल 8 क्लोजेज हैं जिनको हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन से इसको लोग जनरली याद रखते हैं, बट इसका भी हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इस इलस्ट्रेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। तो यहाँ पे जो ए का एडमिशन है वो क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स रिलेवेंट अगेंस्ट थर्ड पर्सन, ए एंड ऑनर एंड इंश्योरेंस कंपनी। ये क्लियर हो गया? एक्सेप्शन 1 क्लियर होगी? एक्सेप्शन 1 में कोई भी डाउट है तो बताइए। एनी डाउट इन एक्सेप्शन 1? फिर आगे बढ़े एक्सेप्शन 2 पे चलें। समय लग सकता है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन चीज़ों को ऐसा करते हुए चलेंगे कि सिंगल रिवीजन में आपका मेंस प्री सब प्रिपरेशन हो जाए और आप क्या बन जाएं? आप बन जाएं जज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन नंबर 2। सेकेंड एक्सेप्शन क्या कहती है? ऑफ सेक्शन 21 की। अब ये सेकेंड एक्सेप्शन पर जाने से पहले भी हम एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन पढ़ते हुए हम इसको समझेंगे, ठीक है। डी और ई इसके इलस्ट्रेशन है। डी पर आइए। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ए क्या है? एक्यूज्ड है। ए के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि तुमने स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदी है। रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ पनिशेबल है? 410 to 414 ऑफ इंडियन पिनल कोड। आईपीसी में जब भी ऐसे वर्ड आते हैं तो कोरिलेट दैट विद अदर लॉ, इट विल क्रिएट अ क्रिएटिविटी इन योर माइंड। माइंड को एक बार सिखा दो ये चीज़ कि मुझे तो चीज़ों को लिंक कर देना है। सीआरपीसी में प्रोविजन ये है, आईपीसी में ये है, एविडेंस में ये है, सीपीसी में ये। हाँ यार सब याद आ गया। एग्जाम में जब ऐसे बैठेंगे तो आपका एग्जाम बताइए क्लियर होने से कौन रोक पाएगा? नो वन कैन। चलिए ठीक है, अभी आ जाते हैं। भाई ए ने क्या किया? स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदने का उसके ऊपर आरोप लगा। ही इज एक्यूज्ड, ठीक है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। उसने कहा कि मैंने तो मना कर दिया जिसको उसकी वैल्यू से कम बेचने में। ए मे प्रूव दिस स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशंस बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू। अच्छा देखिए, आपको ये कितने लोगों के एग्जाम्पल समझ में आया? आप कहेंगे जी ए ने तो ना स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की थी, अब इसने क्या किया? इसने सेल करने से मना कर दिया बिलो दी प्राइस। और ये क्या बोल रहे हैं यार? खरीदा बेचा क्या हुआ? चलिए इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सेक्शन है सेक्शन 21, इसीलिए इस पर हम थोड़ा सा समय भी लेंगे और आपको एक एक चीज़ समझाएंगे भी। लेकिन ये तभी है जब आप कल की क्लास में कम से कम हर स्टूडेंट अपने रेफरेंस से मिनिमम 5 स्टूडेंट्स को और लेकर आएगा, ठीक है। लाओ यार, तब तक अच्छा लगता है अगर 20-30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग देखें। ये डेली बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फिर क्लासेज अच्छी नहीं बन रही हैं। वी शुड स्टॉप इट। जब फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो किसी को फिर क्यों अपना भी टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अगर सच में आपको लगता है कि फ़ायदा होता है तो इसको प्लीज़ शेयर करें। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम ए को ही लेते हैं। एक बंदा है, पहले बंदा ही बना लेते हैं। ये क्या, दिल्ली के जो एरिया के लोग हैं ना, अब दिल्ली वालों को देखना, स्पेशली आई बिलोंग टू हरियाणा, तो दिल्ली के जो बाहर के लोग दिल्ली जाते हैं तो उनको बहुत ठगा जाता है वहाँ पे। अब इनको क्या किया किसी ने, एक बहुत ही प्यारा नेकलेस था, ठीक है। नेकलेस बना देते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। एक नेकलेस था, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, इस टाइप से ही बनता है ना कुछ। ये क्या है, लिख देते हैं नेकलेस। और ये गोल्ड का नेकलेस था। अब इसने इसको ख़रीदा कहीं से। ए ने इसको अपनी वाइफ के लिए ख़रीदा और ये पहुंचा उसे लेके अपनी वाइफ के पास। अब वाइफ को क्या हुआ कि वो पसंद नहीं आया। वो बोली कि ना मुझे नहीं चाहिए, गंदा है, लेके जाओ वापस, आई डोंट लाइक दिस। अब बेचारा हस्बैंड ए परेशान हो गया। अब ये चला इसको लेके, अब यार काम क्या है, अब ये तो जेंट से पहन नहीं सकता, वाइफ ने लिया नहीं तो किसको दे। अब इसने इसको खरीदा कितने में था, इसने इसको 10 लाख रुपए में खरीदा था, 10 लाख में।
ठीक है, बहुत गोल्ड लगा था इसमें, डायमंड लगे थे इसमें, ठीक है, लेकिन मना कर दिया वाइफ ने लेने से। अब इसने क्या किया कि इसने किसी को कहा कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो इसको एक बंदा मिला, सी बोला यार मैं तुम्हें बेच दूंगा, तुम इसको ले लो। तो सी बोला कि ठीक है, मैं इसके तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। बोला यार कहाँ, एक तुमने पूरी जीरो हटा दी, मैंने 10 में ख़रीदा है, मैं तुम्हें मैक्सिमम 9,50,000 में दे सकता हूँ, 9.5 लाख में मैं आपको दे सकता हूँ, इतने में तो मैं नहीं दूंगा, यानी कि इससे कम प्राइस में मैं नहीं दे सकता आपको। भाई 10 का खरीदा, ऐसे कैसे दे दूँ। अब कुछ देर बाद पुलिस आती है, समझिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से, फिर आती है पुलिस पिक्चर में, हिंदी मूवीज़ की तरफ पुलिस आती है और ए को कहती है कि चलो यू विल बी बिहाइंड दी बार, तुम जेल में जाना है। क्यों? क्योंकि तुमने चोरी का माल लिया है, ये चोरी का नेकलेस था, और उसके ऊपर आरोप लगा कि उसने रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा दिया पुलिस ने। अब कोर्ट में ए ने क्या कहा कि जी मैंने तो उस चीज़ को 10 में खरीदा था, अगर मैंने चोरी का खरीदा होता तो मैं 1 में बेच देता, लेकिन मैंने उसको उसकी वैल्यू से कम बेचने में मना कर दिया था। मैं चाहता तो उसको बेच देता ना, इसीलिए उसका ये एडमिशन कि मैंने उसको उसकी वैल्यू से, अब ये इसका कंडक्ट शो कर रहा है। देखिए स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडीली फीलिंग। अब आप एक्सेप्शन पढ़िए, एक्सेप्शन 2 पे आइए, सेक्शन 21 का। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस। देखिए यहाँ पे एनी स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, रिलीवेंट और इन इश्यू made at or about the time when such mind or body existed। जिस टाइम उसने खरीदा उस टाइम उसका स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी शो करा कि वो अपनी वाइफ को देना चाह रहा था, वाइफ ने मना किया, उसके पास फालतू हो गया तो उसको बेचना भी चाह रहा था। ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी को दिखा रहे हैं, ठीक है। at the about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। उसके झूठा होने की जो संभावना है वहां पे वो बहुत कम है। यानी कि वाइफ ने जब मना किया तो ये बेचारा इसको भाई जिसमें खरीदा उसी लगभग उसी दाम में बेचना चाहता है, उसे कम ज़्यादा नुकसान नहीं लेना चाहता है। इसका मतलब इसकी इंटेंशन को चोरी से खरीदने की नहीं थी, तो ये इसका कंडक्ट है कि ये इसको बेचना भी चाह रहा था। तो इसका कंडक्ट, इसकी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी यहाँ पे क्या है, इसकी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होने के बावजूद इसका वो एडमिशन क्या है, रिलीवेंट हो जाएगा। आई होप आपको एक्सेप्शन 2 भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर एक्सेप्शन 2 में कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट इन एक्सेप्शन 2? कोई भी डाउट अगर एक्सेप्शन 2 में है तो इसके इलस्ट्रेशंस को सबको पढ़ के देखिए अच्छे से। इलस्ट्रेशन डी और ई दोनों इसी के हैं, इसी के डाउट, ठीक है। चलिए ई को भी पढ़ देते हैं, इलस्ट्रेशन ई को भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। बैरक में देखिए, ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजेशन काउंटरफिट कॉइन विच ही न्यू टू बी काउंटरफिट। He offers to prove that he asked a skillful person to examine the coin as they doubted whether it was counterfeit or not, and that person did examine it and told him it was genuine. A may prove these facts for the reasons stated in last preceding illustrations। अब समझिए आप, देखिए इसको बड़े अच्छे से समझते हैं। अब ए को क्या होता है, ए जो बंदा है इसको मिल जाते हैं कुछ क्वाइंस। हम मान लेते हैं कि क्वाइन ही यहाँ ज़्यादा कॉस्टली है, इसको कुछ क्वाइन मिल गए। क्वाइन भी हो सकते हैं, कैश हो सकता है, नोट हो सकता है। हम मान लेते हैं कि इसको 100 रुपये की गड्डी है, 100 रुपीज़ की। 500-1000 पे नहीं जाएंगे, वो बंद हो जाती हैं, फिर 2000 का बहुत बड़ा नोट हो जाता है। इसको कुछ 100 रुपये के नोट्स मिले, एक बंडल मिल गया। अब इसको क्या लगा कि जब भी पैसे मिलते हैं तो क्या होता है भाई, मिडिल क्लास में भागते हैं, कुछ शॉपिंग करते हैं, यार मज़ा आ गया। अब लेकिन इसको डाउट हुआ कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नोट नकली हो। ए को क्या हुआ, ए इज इन डाउट दैट दीज करेंसी नोट्स मे बी काउंटरफिटेड और नॉट, दिस मे बी। सो ही वेंट टू अ बैंक। वो कहाँ गया, बैंक में गया, और बैंक में भाई एक मैनेजर साहब बैठे थे, और मैनेजर साहब को उसने बोला कि सर प्लीज़ चेक, क्या ये नोट असली है कि नकली है। मैनेजर बोला ना ना यार, ओके दीज आर गुड, असली है भाई, बिल्कुल असली है। ओहो, बोला शांति होगी, चलो जी असली है तो ठीक है।
क्योंकि मैनेजर इज एक्सपर्ट। भाई आप करेंसी का गलत नोट कहाँ पता करते हैं? जनरली बैंक में पता करते हैं। बैंक के मैनेजर ने कहा कि जी ये तो ठीक है। अब भाई साहब ऐसे रुका नहीं गया, सीधा बैंक से निकला, भागा गया मार्केट। कहाँ गया? मार्केट में। मार्केट में उसने अपनी वाइफ के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदे, और जब वो पे करने लगा वहाँ पे, तो शॉपकीपर ने कहा कि ये नोट तो क्या है, नकली हैं, दीज आर काउंटरफिट करेंसी नोट्स। और उसने बुला लिया पुलिस को। अब पुलिस आई और पुलिस ने किसको पकड़ा? ए को पकड़ा, का अच्छा नकली नोट रखते, और बेचारे को सूद दिया। ठीक है, पुलिस सूद भी तो बहुत जल्दी देती है। अब ए को जब कोर्ट लाया गया तो ए ने एक एडमिशन किया। ए जब कोर्ट पहुंचा तो ए ने क्या किया? एडमिशन किया कि जनाब मुझे वो नोट मिले थे और मैं बैंक में गया था और बैंक वाले ने मुझे बताया कि ओरिजिनल है, तब जाके वो, यानी कि देखिए उसकी स्टेट ऑफ माइंड और स्टेट ऑफ बॉडी क्या थी? माइंड तो बोल रहा था कि पैसे मिल गए, मज़ा आ गया, बॉडी बोल रही थी उठा लो। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा ना फनी वे में याद कीजिए ये चीज़ों को, वो समझिएगा इस चीज़ को। उसके बाद वो गया किसी एक्सपर्ट से पूछने, तो यहाँ पे क्या है? उसका कंडक्ट है। जैसे ही उसको कंडक्ट क्या है, साथ में पैसे मिलते ही बैंक जाना, नेकलेस मिलते ही किसी को बेच देना, बेचने के लिए जाना, ये क्या है? ये कंडक्ट शो करते हैं। जब स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और रिलीवेंट फैक्ट क्या है भाई? रिलीवेंट फैक्ट पैसे की क्या है, काउंटरफिट है कि नहीं है, वो बैंक में गया, फिर उसको गया, तो यहाँ पे ये जो है उसका सेल्फ सर्विंग होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा? रिलीवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन एक्सेप्शन 2 था। अभी आते हैं अपनी एक्सेप्शन नंबर 3 पे। जब किसी चीज़ को अदरवाइज एडमिशन रिलीवेंट किया जाए, यानी कि जिसे एडमिशन के तौर पर नहीं, इसे एडमिशन के तौर पे नहीं, वैसे ही रिलीवेंट माना जाए, उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने एक आपको केस बताया था, आपको ध्यान हो, पहली क्लास में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टिस शायद सेकंड क्लास में किया था, सेकंड या थर्ड लेक्चर में है, तो वहाँ पे हमने आर वर्सेस फोस्टर, ये हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था, आप सबको याद होगा। आर वर्सेस फोस्टर में क्या होता है कि एक रोड है, ये रोड है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। ठीक है, इस बंदे ने देखा कि एक कार बहुत स्पीड से इसके सामने से कार बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार अच्छी बन नहीं पाती है, बन गई। ये इसके सामने से बहुत स्पीड में कार यहाँ से निकली यूं करते हुए। अब ये बंदा थोड़ा सा जब आगे चला तो इसने देखा कि यहाँ पे एक बंदा घायल हालत में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब घायल हालत में जो बंदा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जब ये यहाँ आता है, ये जो है क्या ये रिलीवेंट था? क्या इसने देखा? यहाँ पे नहीं। इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे। ठीक है, रेस जेस्टे क्या होता है? जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट, क्योंकि इसके बीच में, इसके यहाँ पहुँचने के बीच में और कोई व्हीकल तो यहाँ से ना गया ना आया, तो इसका एक्सीडेंट किसने किया? इसी ने किया है, तो ये रिलीवेंट हो जाती है। तो इसने, जो बंदे ने एडमिशन किया इसको कि मुझे तो वो कार वाला मार के चला गया, ठीक है, और इसने भी देखा वहां से कार जाते हुए, तो यहाँ पे इसका एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा, नॉट एज एन एडमिशन, एडमिशन के तौर पे नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे में सेक्शन 6 में ऐसे फैक्ट्स विच बिकम्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, जहां पे वो चीज रिलीवेंट तो हो गया एडमिशन, भाई स्टेटमेंट दिया ना इसने, स्टेटमेंट रिलीवेंट होगी, नॉट एज एन एडमिशन बट एज एन अदरवाइज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 6। जैसे कहीं कंडक्ट में कुछ हो गया, ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 3 इलस्ट्रेशन 3 यहाँ पे आपका हो जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। ए जो है, ये ए को ही बनाते हैं यार, लॉ में ये बड़ा अजीब है, हर में लेट अस कंसीडर ए रहता है। चलो लेट अस कंसीडर ए, मैथ में आ जाते हैं फिर से फिजिक्स की तरह। लेट अस कंसीडर ए क्या है? ये बेचारा भाग रहा है, क्या कर रहा है? भाग रहा है, और भाई इसके सिर से खून बह रहा है, सिर में लठ मारा किसी ने, और ये कह रहा है चिल्लाते हुए कि मुझे बी ने मारा। इसकी स्टेटमेंट सुनो, क्या है? बी ने मारा। और यहाँ पे भाग रहा है, ये इसका कंडक्ट है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 रिलीवेंट होगा, सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ना कि
एडमिशन के तौर पे। ये आपकी एक्सेप्शन नंबर 3 थी। सेक्शन 21 काफ़ी टेक्निकल है एंड आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी आपका सेक्शन 21 में डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, नहीं तो फिर अपने सेक्शन 22 की तरफ चलते हैं। कोई भी डाउट सेक्शन 21 में? चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन 22 पे। आज कोशिश करेंगे एडमिशन खत्म हो जाए। When oral admission as to content of documents are relevant, ओपन योर बेरेक्ट। बेरेक्ट हमेशा खुला रखना है, हाईलाइटर साथ में रखना है, नोट पैड रखना है, जो वर्ड्स बताओ हाईलाइट करना है, नंबरिंग देना है। देखिए, जब तक एक अच्छा केमिस्ट्री नहीं बनेगा आप लोगों में और मुझ में, तब तक हम अच्छी क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको लगता होगा कि हर बार कहते हैं कि कमेंट करो कमेंट करो, ऐसा नहीं कि उन कमेंट से मुझे कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो आई कैन गिव सम बेटर क्लासेस। चलिए सेक्शन 22 की बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलीवेंट। ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलीवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी ब्रैकेट लगाइए पार्टी से पहले, पार्टी proposing to prove them shows them he is entitled to give secondary evidence of the contents, ब्रैकेट बंद कीजिए, the genuineness of the documents produced is in question। सेक्शन 22 कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट का कंटेंट, डॉक्यूमेंट में जो लिखा है उसका ओरल एडमिशन हो गया। अब उस ओरल एडमिशन को क्या आप रिलेवेंट मान सकते हो? नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, जनरल रूल। ठीक है, क्यों नहीं मान सकते? बिकॉज जनरली द ओरल एडमिशन ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 22 की पहली लाइन पढ़िए, उसके आगे कहता है अनलेस एंड अनटिल। अनलेस अनटिल मतलब उसको कुछ शो करना है, तो उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं। हमने कहा कि एविडेंस दो तरह का होता है, एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री। आप बोलेंगे कि वही रामायण फिर से शुरू हो गई है। अरे बहुत काम की चीज़ें हैं। ओरल आपका है 59 और 60। ठीक है, ये हमने सबने पढ़ा था पहले। इंडेक्स आई होप मेरे जितने स्टूडेंट्स इंडेक्स सबने याद कर लिया होगा। इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, रेंज आपको पता होनी चाहिए कहाँ से कौन सा सेक्शन कहाँ दिया गया है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो प्रोविज़न है ये 61 से लेकर 90A तक और 91 से 99। इनको मैं अलग अलग क्यों लिखता हूँ? क्योंकि दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। इसमें हालांकि 100 भी इंक्लूड है, बट मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। 61 से 90A तक आपका जो है ये बात करता है चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अब ये कहता है सेक्शन 61 की इनको आप ना दो तरह से दे सकते हो, एक आप प्राइमरी के तौर पे, एक आप सेकेंडरी के तौर पे। प्राइमरी दे दो या सेकेंडरी दे दो। अब प्राइमरी कैसे होंगे ये बताता है 62, सेकेंडरी दे सकते हो 63। अब 63 का एक क्लॉज 5 है। 63 पे अगर आप पढ़ेंगे टोटल 5 कंडीशन है कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, ये वहाँ पे बताया गया। तो उसके क्लॉज 5 में बताया गया कि oral account of the content of a document given by some person who has seen himself that particular document। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन क्या है कि सेक्शन 6 भाई आप ले तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेक्शन 65 की कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। 63 कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, 65 कंडीशन बताता है कब दे सकते हो। तो सेक्शन 22 आपको यही कह रहा है कि जो सेक्शन 65 की कंडीशन फुलफिल करता हो, ऐसी पार्टी, जो ये पहले पार्टी क्या बताएगी, पार्टी कहेगी कि यस सर आई कैन गिव सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 65। एट दैट टाइम द ओरल कंटेंट ऑफ, ओरल जो कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट्स का, उसका ओरल एडमिशन ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको 63 के क्लोज 5 ने क्या माना है? सेकेंडरी एविडेंस माना है। तो वहाँ पे वो एडमिसिबल होगा, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं होगा। यानी कि
भाई 65 की कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फिर 63 का 5 जो कहता है कि वो सेकेंडरी हो जाएगा, तो उस केस में तो वो रिलीवेंट होगा, अदरवाइज रिलीवेंट नहीं होगा। सेक्शन 22 आपको इतनी सी बात कह रहा है। सेक्शन 22 में कोई डाउट? सेम चीज आपका 22A है। 22A जो है आपका, ये कब इंसर्ट किया गया? ये भी आपका IT एक्ट 2000 के अंदर, 2000 में IT एक्ट जो हमारा आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उससे इंसर्ट किया गया है। व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलीवेंट, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 65A और 65B पर। 65B आपको बताता है कि कब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे दे सकते हो। अब सेक्शन 23 की ओर बात कर लेते हैं। सेक्शन 23 पर्टिकुलरली सिविल नेचर का है। सेक्शन 58 और सेक्शन 23 दोनों प्योरली सिविल नेचर के हैं। भाई जो आपने प्लीडिंग्स में कर दिया, इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलेवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसिस फ्रॉम विच कोर्ट कैन इन्फर दैट पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। भाई जिस पे पार्टियों ने आपस में टाई अप कर लिया हो ना, ऐसे एडमिशंस को कोर्ट रिलीवेंट नहीं मानेगा। अदरवाइज जो प्लीडिंग में आपने देते हैं उसको यहाँ पे माना जाता है। एक्सप्लेनेशन कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126। 126 में जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन आता है, क्या आता है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, उससे उसको बार नहीं करता है देने से ये सेक्शन। ठीक है, तो पूरा सिविल नेचर का है, इतना आप यहाँ जान लें। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 21 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन खत्म हो जाता है, ऐसा कहना सही नहीं है। एडमिशन तो 31 तक चलेगा, कन्फेशन भी एडमिशन का पार्ट है। लेकिन अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं जो बार बार पूछी जाती है कि व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, ये हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है। स्ट्रॉन्ग क्या है? प्रिजम्पशन है कोर्ट के लिए। द एडमिशंस आर प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू बट दे आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ। दे आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं है। दे आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ, समझ रहे हैं आप इस चीज को कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो क्या है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। एडमिशंस आर सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एविडेंस, मेंस का भी क्वेश्चन एडमिशंस ये आपका आ सकता है। तो एडमिशंस आर द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बट नॉट द कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट्स एडमिटेड। ये चीज आपकी कहां पे आती है? सेक्शन 31 जो एस्टॉपेल क्रिएट करता है, यही आपका सेक्शन 31 है। प्राइमा फेसाई क्या होता है कि जब कोई एडमिशन होता है तो ये माना जाता है कि ये सच है, इट इज ट्रू, एंड बट एविडेंस कैन बी गिवन बिकॉज इट इज नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कॉन्क्लूसिव प्रूफ हमारे एविडेंस में कौन कौन से हैं? 41, 112, 113। जजमेंट्स का, जहां पे जजमेंट इन रेम नॉट पर्सोनम। 112 जो चाइल्ड की लेजिटिमेसी के लिए है, और 113 जो कि सीजेशन ऑफ द टेरिटरी है। ओनली दीज आर द केसेस जहां पे कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, बाकी एविडेंस एक्ट में नहीं है। तो हमने कहा कि एडमिशन इज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। जो भी फैक्ट आपने एडमिट किए हैं उसको हमने मान लिया। अगर एडमिशन ड्यूली प्रूव्ड है तो दे आर रिलीवेंट एंड दे आर एडमिसिबल। भाई 21 से लेकर के आपने 23 तक ये देखा कि वो रिलीवेंट कब होंगे, ना उनका एडमिसिबिलिटी होना है। एक केस लो आप यहां पे लिखिए। केस लो है भारत सिंह वर्सेस भागीरथ, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 405। इस केस लो में क्या कहा गया था कि अब
जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो आपको सपोर्ट करना होता है अपने केस लॉ से। तो इस केस में कोर्ट ने क्या था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस of the fact admitted and the admissions duly proved are admissible evidence irrespective of whether party making them appears to in witness box or not, that whether the party when appearing as a witness was confronted with those statements in case he made a statement contrary to his admission। प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके बहुत काम की चीज़ है। एडमिशन होते हैं जो वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं, ठीक है, ये इस केस लॉ में कहा गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक दूसरा केस यहाँ पे लिखिए, सिविल केस का भी लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मॉक्सी बिल्डर्स। अब इस केस में क्या हुआ था, 1977 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का 68। इस केस में सेकंड केस में क्या हुआ था कि इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने एक एडमिशन किया गया कि हाँ उस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ, इनकम टैक्स के सामने, और फिर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में आ गई। तो जो एडमिशन वहाँ पे किया गया था वो एडमिशन यहाँ पे क्या होगा, रिलीवेंट हो जाएगा। जहाँ पे कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है किसी के सामने दैट ही वॉज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये माना गया कि इट इज अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द ऑनरशिप। क्या माना गया था, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द ऑनरशिप, ठीक है। अब दूसरा एक केस यहां पे नोट कर लीजिए, विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974 का, ठीक है। द एडमिशन इन एन अर्लियर सूट इज अ रिलीवेंट एविडेंस अगेंस्ट द प्लेंटिफ, यानी कहीं पे जब प्लीडिंग में जो हम एडमिशन करते हैं ना तो वहां पे रिलीवेंट हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं स्टार्टिंग में तो वहाँ पे लिखता है आपका इट क्रिएट एनी इन्फेरेंस, कोई इन्फेरेंस क्रिएट करता है, यानी कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसने एडमिट किया और उसको मान लेगा, कोर्ट उस पर अपना माइंड इम्प्लीमेंट करेगा और उस पर देखेगा कि क्या ये कोई इन्फेरेंस सजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रही है उसकी स्टेटमेंट, उस फैक्ट या रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू के बारे में क्या वो स्टेटमेंट कोई इन्फेरेंस सजेस्ट कर रही है। कोर्ट मस्ट एग्जामिन द स्टेटमेंट, ठीक है। उस स्टेटमेंट को एडमिसिबल मानने से पहले कोर्ट उसको अच्छे से एग्जामिन करेगा कि उससे इन्फेरेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर कोई इन्फेरेंस नहीं बन रहा तो कोर्ट उसको बिल्कुल नहीं एडमिट करेगा। So admissions are the substantive piece of evidence and they creates an estoppel under section 31, ठीक है। estoppel के बारे में हम पढ़ेंगे 115 से 118 17 तक, चैप्टर 8 जो कि इकलौता सब्सटेंटिव पार्ट है। सो डियर फ्रेंड्स, ये आपका एविडेंसरी वैल्यू था। आज हमारा एडमिशन एक तरह से पूरा खत्म हो गया है। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं कन्फेशन। कन्फेशन पर भी मिनिमम 2 क्लासेस तो मिनिमम रहेंगी, क्योंकि इसको हम लिंक्ड विद सीआरपीसी पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि रिपीट करनी चाहिए तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर बताइए। केस लॉ जो मैंने आपको बताया उनको नोट कर लें और कोशिश कीजिए कि कोई मेंस का आंसर आप लिखें। अगर आप कोई आंसर लिखते हैं तो प्लीज़ उसे टेलीग्राम में पोस्ट कीजिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आज की क्लास को यहीं समअप करते हैं। आई होप आपका आज का क्लास काफ़ी अच्छा रहा होगा। अगर आपको चीज़ें सही में अच्छी लगती हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो भी देखो ऐसा है, अच्छी चीज़ों को शेयर करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक सो दैट इट इज़ गुड। और भाई एक लाइक को प्रेस करने में इतना क्यों हिचकिचाते हो यार, कम से कम लाइक तो कर दो। जितने लोग देते हो उतने लाइक भी नहीं करते हो। अच्छा लगता है कोई आपके वीडियोज़ को लाइक करता है तो। और इसके साथ साथ एक हम माइनर एक्ट्स की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली मॉर्निंग में 9:30 मैं एक पोल क्रिएट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो बताइएगा अगर टाइमिंग में आपको कोई भी चेंजेस चाहिए तो उस हिसाब से टाइमिंग चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन
इस फैमिली को ज़रूर बढ़ाइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, सेम चैनल 8:30। अब से क्या टाइम हो गया हमारा, 8:30 टाइम हो गया है। तो मिलते हैं शाम को 8:30, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।